हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूँ वीकली करंट अफेयर शो। तो इस वीकली करंट अफेयर शो में हम लोग 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच के जो भी हमने करंट अफेयर डिस्कस किए हैं उनको हम यहाँ पर वापस से रिवाइज करेंगे। तो हमेशा की तरह हमारा जो वीकली करंट अफेयर शो है 2 भागों में डिवाइडेड है। आपका पहले हम लोग वन लाइनर देखेंगे और दूसरा हम लोग देखेंगे फिर करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों ये जो शो होगा लगभग 1 घंटे का होगा। तो आप लोग जो है इस पूरे 1 घंटे के समय तक बने रहिएगा। यकीन मानिए अगर आप 1 घंटे तक बने रहेंगे तो आप लोगों ने जो भी पिछले हफ्ते पढ़ा है वो आज आप यहाँ से रिवाइज कर कर ही जाएंगे। और ये जो है आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो इसलिए कहीं मत जाइए, बने रहिएगा 1 घंटे तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीकली करंट अफेयर शो, जो कि 2 से 8 अगस्त के बीच के करंट अफेयर्स जो हमने कराए हैं उनको कवर करेगा। चलिए बढ़ते हैं किसकी तरफ। तो वन लाइनर से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और जी हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को हमारा वीडियो सबसे पहले मिले। ओके, चलिए। तो क्या है वन लाइनर्स ऑफ द डे में? सेंटर लॉन्चेस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ। तो क्या होगा इसका आंसर? पीएम स्वानिधि स्कीम। और ये कब लॉन्च हुआ था? ये आपका हुआ था 1 जून 2020 को। कब? तो 1 जून 2020 को। और जो भी लॉकडाउन से प्रभावित हुए थे स्ट्रीट वेंडर्स, उनको जो है ये 10,000 रुपए की जो है क्या है कि ये मदद देगा। और ये 10,000 रुपए क्या है? एक तरह से लोन है जो कि इनको चुकाना है टाइम पे। और ये अगर टाइम पे चुकाते हैं तो इनको जो है क्या इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट सबवेंशन, जो इनके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये है आपका पीएम स्वानिधि स्कीम। अब किसकी तरफ है? सेकंड, दिस ऐप वन द आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज इन सोशल कैटेगरी। किसने जीता? तो आपका चिंगारी ने। किसने? तो ये चैलेंज जीता है चिंगारी ने। और चिंगारी की बात करें तो इसके फाउंडर कौन है? तो जी हाँ, इनके फाउंडर हैं सौमित घोष और विश्वकांता दास ठीक है, चलिए अगला है। दिस कंट्री विल कंस्ट्रक्ट मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स मार्टिड इन 1971 लिबरेशन वॉर। तो कौन है? बांग्लादेश। आगे है, दिस पार्टी ऑफ श्रीलंका वन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। किसने जीता? श्रीलंका पीपल पार्टी। ये किसकी है? ये है आपका महिंदा राजपक्से की। किसकी पार्टी है? तो महिंदा राजपक्सा। ठीक है, तो ये जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। और गोटबाया राजपक्षा जो कि इनके भाई हैं, वो जो है क्या है? श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। क्या है वो? श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? आपका श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। क्या है आपका? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। ठीक है, ये है श्रीलंका की राजधानी। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई सस्पेंड्स टाइटल स्पॉन्सरशिप डील विद दिस कंपनी फॉर अपकमिंग आईपीएल। तो कौन सी है? वो है आपकी वीवो। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन फ्रॉम दुबई टू ओवरशूट्स एट दिस एयरपोर्ट लिविंग 20 डेड। सो दुबई से ये कालीकट आ रही थी, यानी कि कोझिकोड, और ये जो है वंदे भारत मिशन के तहत स्टूडेंट्स को ला रही थी दुबई से। तो ये जो है आपका करीपुर कोझिकोड जो आपका एयरपोर्ट है उसके रनवे पे ये फिसल गई। ठीक है, और ये फिसलने से क्या हुआ? ये आपका खाई में जा गिरी, और जिसके कारण जो है 20 से 22 लोग मारे गए, जिसमें जो है प्लेन के 2 पायलट भी शामिल थे। ठीक है, अब ये जो आपका रनवे है ये क्या है? बेसिकली ये आपका टेबल टॉप रनवे है। क्या है? टेबल टॉप, यानी कि एक हिल के ऊपर जो है ये रनवे बनाया जाता है। तो ये आपका टेबल टॉप रनवे है। तो यदि हम बात करें अगर मैप के जरिए, तो यहाँ देखिए ये रहा आपका कोझिकोड। ये आपका कोझिकोड है अरेबियन सी के किनारे। और ये आपका देखिए ये रहा रनवे। तो रनवे जो है यहाँ से आपका बेसिकली हुआ क्या कि जो एयर इंडिया का प्लेन था वो उसको यहाँ पे लैंड करना था। तो वो यहाँ से इससे लगभग 200 मीटर दूर लैंड किया, और जब तक वो रुकता कहाँ पे? यहाँ पे आके एंड होता है, दीवार तोड़कर वो खाई में गिर जाता है 35 फीट गहरी खाई में। और ये जो है आपका 2 टुकड़ों में बंटता है, तो जिसके कारण जो है 20 से 22 लोग मारे गए। ठीक है, तो ये आपका कोझिकोडम है। इसके अलावा दोस्तों जो है आपका केरला में उसी दिन और एक इंसिडेंट हुआ। वो कहाँ? तो आपका इडुक्की में क्या हुआ? तो लैंडस्लाइड। क्या हुआ?
लैंडस्लाइड, क्योंकि केरला में जो है भारी बारिश हो रही है और इस लैंडस्लाइड के चलते भी लगभग 22 से 23 लोग मारे गए और कुल मिला के उसी दिन जो है 45 लोग जो हैं क्या हो गए, केरला में मारे गए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले वन लाइनर की तरफ। हमारा अगला क्या है कि दिस ऐप वाज लॉन्च्ड बाय पुटूर बेस्ड डायरेक्टोरेट ऑफ कैश्यू रिसर्च। तो कैश्यू क्या नाम है उसका, कैश्यू ऐप। और ये पुट्टूर कहाँ पे है, तो ये आपका कर्नाटका में है। कहाँ है, ये आपका कर्नाटका में है। और डायरेक्टरेट ऑफ कैश्यू रिसर्च जो है ये आपका आईकार की एक डिपार्टमेंट है। आईकार मतलब इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे है कि ही हैज बीन अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे&के। तो कौन, तो मनोज सिन्हा। दिस गुजरात कैडर आईपीएस ऑफिसर ऑफ सीबीआई विल इन्वेस्टिगेट सुशांत सिंह राजपूत केस। कौन, तो मनोज शशिधर। ऑन दिस डे नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व्ड। कब, तो अगस्त 7। और ये पहली बार जो है 2015 में ऑब्जर्व किया था। और 7 अगस्त क्यों, क्योंकि इसी दिन 1905 में स्वदेशी मूवमेंट जो है चालू हुआ था। ठीक है, आगे। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ दिस सिटी बैग्स फर्स्ट प्राइज इन स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020। तो ये DIAT कहाँ है, ये आपका पुणे में है। कहाँ है, ये पुणे में है। और DIAT जो कि एक DRDO की क्या है, DRDO की एक यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। किसकी, DRDO की। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो इसके स्टूडेंट्स ने जो है स्मार्ट हैकाथॉन जीता, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैकाथॉन था, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। और ये आपका 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक चला था। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस टेली कंसल्टेशन सर्विसेज गॉट ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स इन तमिलनाडु। कौन सी है, तो ई संजीवनी। कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट बेस्ड इन दिस सिटी वॉज टेकन ओवर बाई CISF। तो आपको जानना क्या है, कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट कहाँ है, तो आपका लेह में है, जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी की राजधानी है। ओके, आगे। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ HDFC बैंक। कौन है, तो शशिधर जगदीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपके मनोज सिन्हा, ये हैं आपके कौन, तो मनोज शशिधर। और ये आपका जो है क्या है, आपका DIAT का लोगो है। आगे। हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। कब, तो 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा डे मनाया गया। और आज जो है आपका क्या है, आज आपका है 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को क्या होता है, तो 9 अगस्त को आपको नागासाकी डे मनाया जाता है। क्या, तो नागासाकी डे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो है हमें देखना है हिरोशिमा के बारे में। तो हिरोशिमा डे हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि अगस्त 6 को पहली बार जो है न्यूक्लियर बॉम्ब का किसी देश पर प्रयोग किया गया था। और किसने किया था, ये US ने जो है। हिरोशिमा जापान की सिटी है। तो 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल मैन। क्या था, सॉरी, लिटिल बॉय इसका नाम था। क्या था इसका नाम, इस बम का, लिटिल बॉय। और इसको गिराया था आपका जो है A29 बॉम्बर ने। किसने, तो A29 बॉम्बर जो था इसने गिराया था इस बॉम्ब को, लिटिल बॉय को। ठीक है, और ठीक उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को जो है फैट मैन नाम का जो है, फैट मैन, ठीक है, फैट मैन नाम का जो है आपका न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। कहाँ पे, तो नागासाकी में। तो हिरोशिमा नागासाकी, तो ये जो है इनके कुल मिला के 75 साल पूरे हो गए इस इंसिडेंट को। कितने, तो 75th एनिवर्सरी है हिरोशिमा इंसिडेंट की। और ये जो आपका A29 बॉम्बर है, इसको हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग एनोला गे के नाम से भी जानते हैं। तो बॉम्बर का नाम एनोला गे था, बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय जो कि हिरोशिमा पे गिरा था, और जो बॉम्ब नागासाकी पे गिरा था वो आपका था फैट मैन। आपको ये याद रखना है। ओके, और इसी के साथ क्या हुआ था, इसी के साथ जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो कि आपका 1939 से लेकर 1945 तक चला, वो जो है क्या आया, उसका अंत हुआ। ठीक है, आगे। दिस इंस्टीट्यूट टू हेल्प आंध्रा गवर्नमेंट रिवाइव इकोनॉमी इन पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, जो कि आपका हैदराबाद में बेस्ड है। कहाँ है आपका, हैदराबाद में बेस्ड है। आगे। कोविड-19 वैक्सीन ज़ाइकोव डी फाउंड सेफ इन अर्ली स्टेज ह्यूमन ट्रायल्स इज ऑफ। किसका है वो, तो वो है आपका जाइडस कैडिला का। अगली दूसरी वैक्सीन कौन सी है, वो है आपकी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। क्या है, तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। ठीक है, आगे। फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर पास्ड अवे इन पुणे। कौन, तो आपके शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर। ठीक है, आगे। इंडियन कंट्रीब्यूटेड दिस मच टू इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। तो कितना, तो $15.46 मिलियन।
फिर अगले ही गॉट 18 मंथ्स एक्सटेंशन एज सेबी चेयरमैन, कौन? तो आपका अजय त्यागी। ठीक है। दिस यूनियन मिनिस्टर लॉन्च डीडी असम 24/7 चैनल, कौन किन्होंने लॉन्च किया? तो आपका प्रकाश जावड़ेकर, जो कि I&B मिनिस्टर हैं। HRD मिनिस्टर लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एट दिस प्लेस इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ? तो आपका धौला कुआं, और ये सिरमौर कहाँ है? आपका हिमाचल प्रदेश में। HRD मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं आपके रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बुक स्वच्छ भारत क्रांति एडिटेड बाई, सो जो बुक है स्वच्छ भारत क्रांति, वो किसने एडिट की है? तो वो है आपके परमेश्वरम अय्यर। दिस पुणे कलेक्टर अपॉइंटेड एज डिप्टी सेक्रेटरी इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डिप्टी सेक्रेटरी टू PM। ठीक है, सो प्रधानमंत्री के डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नवल किशोर राम। आगे, DGCI नॉट फॉर एफेरेसिस मशीन टू एक्सट्रैक्ट ब्लड प्लाज्मा इन दिस स्टेट, सो किस राज्य में आपका DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एफेरेसिस मशीन को जो है स्वीकृति दी है ब्लड प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करने के लिए? किस राज्य में? तो करेक्ट है आपका गोवा। फिर आपका है इंदिरा रसोई योजना इन अर्बन एरियाज ऑफ दिस स्टेट फ्रॉम 20 अगस्त, तो इंदिरा रसोई योजना अर्बन एरियाज में किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हैं आपके नवल किशोर, कौन है? तो नवल किशोर, जो कि प्रधानमंत्री के डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में, उप सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला है, दिस इंस्टीट्यूट गॉट नोट फॉर ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट फेज 2 एंड 3 ह्यूमन ट्रायल, कौन है? तो आपका सीरम इंस्टीट्यूट, ये आपका पुणे में बेस्ड है, और आधार पुणे में बेस्ड है, और आधार पूनावाला जो है इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, आगे, वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन, कब हुआ वर्ल्ड संस्कृत डे? तो आपका अगस्त 3 को। ही टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, कौन? तो जयदीप भटनागर। दिस रेलवे जोन रैन फर्स्ट एवर व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये कौन है? आपका नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा वन लाइनर्स ऑफ द जो डे है, जो इस पूरे हफ्ते का वन लाइनर्स है, वो हमने यहाँ पे जो है खत्म किया है। और अब जो है हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे? अब जो बढ़ेंगे आपका करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर की तरफ। और दोस्तों, यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे को लिखें। और इसके अलावा जो है, यदि आप लोगों को लगता है कि हमारे पढ़ाने में कोई कमी है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो करंट अफेयर क्वेश्चन का पहला क्या है? सो दोस्तों बने रहिएगा, कम से कम 50 क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं जल्दी करूंगा, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको इस हफ्ते में कराया है, लेकिन जहां जहां जरूरी है उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु टुक चार्ज एज द नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कौन है? आपके GC मुर्मू, यानी कि भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो ये हैं आपके GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये राजीव महर्षि को रिप्लेस करेंगे। मनोज सिन्हा जो है इनकी जगह पे क्या हुए हैं? J&K के गवर्नर, और जो कि पहले कौन थे? GC मुर्मू थे। ठीक है, और GC मुर्मू जो है 14th कैग हैं, क्या है? तो 14th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इसके अलावा जो है, ये देश के पहले कैग कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देश के पहले कैग कौन थे? तो वी नरहरि राव। कौन? तो वी नरहरि राव। ठीक है, अब बात उठती है कैग की। तो कैग जो है किस आर्टिकल में मेंशन है? आपका आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151। ठीक है, अब अगला क्या है कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में कैग जो है कौन से स्थान पे आता है? तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में कैग का जो स्थान है कितना है? वो है आपका 9th। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके बराबर है। कितना है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में? इसका 9th है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके GC मुर्मू रहे। हमारा अगला है कि विच प्लेस वॉज कनेक्टेड, यहाँ पे विल भी नहीं होगा, वॉज। ठीक है, सो विच प्लेस वॉज कनेक्टेड विथ पोर्ट ब्लेयर बाय द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा पोर्ट ब्लेयर को किस स्थान से जोड़ा गया है? तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन ए, चेन्नई। और ये जो सबमरीन आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसको जो है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। कब? तो आपका अगस्त 8 को। ये जो आपका चेन्नई से आपका पोर्ट ब्लेयर जो है इसको ज्वाइन करेगा। इसके अलावा जो है इसकी जो कुल लंबाई है 2300 किलोमीटर की है, और ये पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई के बीच में 2 गुने 200 गीगाबाइट पर सेकेंड के स्पीड से जो है क्या वो आपका इंटरनेट वहां पे पहुंचाएगा। और पोर्ट ब्लेयर से जो बाकी आइलैंड है, बाकी आइलैंड कहने का मतलब मेरा कि आपका हैवलॉक आइलैंड, जिसे हम लोग स्वराज आइलैंड भी कहते हैं। ठीक है, हैवलॉक आइलैंड हो गया,
फिर आपका जो है निकोबार आइलैंड हो गया, और बाकी जो भी आइलैंड है। सो इन आइलैंड्स के बीच में जो कनेक्टिविटी होगी आपका इससे क्या बोलते हैं, पोर्ट ब्लेयर से लेकर बाकी आइलैंड्स में, वो किस स्पीड से होगी, आपका 2 × 100 गीगाबीट्स पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, और इस प्रोजेक्ट को बनाया किसने है, तो इस प्रोजेक्ट को बनाया है BSNL ने। किसने बनाया है, BSNL ने। ठीक है, और अगर बात करें आपका कि इसके कंसल्टेशन कौन थे, तो आपका था TCIL जो है, इसने जो है इसका आपका कंसल्टेशन पार्टनर था, TCIL। ठीक है, और BSNL जो है आपका, इसने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, और इस पे जो है आपकी कुल लागत कितनी आई है, लगभग 1200 करोड़ रुपए जो है कुल लागत आई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Who took over as the chairman of UPSC? तो यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका डी, यानी कि प्रदीप कुमार जोशी। और ये रही प्रदीप कुमार जोशी जी की फोटो। अब बात करें कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो इन्होंने अरविंद सक्सेना को रिप्लेस किया। किनको, तो अरविंद सक्सेना को। अब बात करें कि किस आर्टिकल में जो है यूपीएससी के बारे में बात किया गया है, तो आपका जो है आर्टिकल 316 में जो है यूपीएससी चेयरमैन और उनके मेंबर्स के बारे में बात किया गया है, और ये कहा है कि उनका जो टर्म रहेगा 6 साल या आपका और 65 साल की उम्र, तो जो भी पहले होगा उसमें उनका टर्म जो है खत्म होगा। इसके अलावा जो है इनको अपॉइंट कौन करेगा, तो इनको अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है, तो आपका प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करता है। सेकेंड है आपका आर्टिकल 317। सो आर्टिकल 317 के हिसाब से क्या है कि इसमें जो है इनके रिमूवल के बारे में कहा गया है। सो इनका जो रिमूवल है ये बेसिकली क्या है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज या इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जाता है, वही सेम प्रोसीजर है इनका भी। ठीक है, तीसरा जो है आर्टिकल 320। सो आर्टिकल 320 के हिसाब से ये है कि यूपीएससी जो है ऑल इंडिया एग्जाम जो है कंडक्ट करेगा। क्या करेगा, ऑल इंडिया एग्जाम करेक्ट कंडक्ट करेगा। और आपको बता दें कि ऑल इंडिया सर्विसेज देश में कितनी है, सो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है देश में कितनी है, तो टोटल 3 है। कौन कौन सी है, आईएएस है, आईपीएस है, और आपका आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 जो है आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज है। अब बात करें कि यूपीएससी आया कब था, तो हम आपको बता दें कि यूपीएससी जो है ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया था। किसके रिकमेंडेशन के, तो ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये 1923 में बनाई गई थी, और यूपीएससी आया था आपका 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है, और यदि बात करें कि यूपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे, तो वो आपके थे रॉस बारकर। कौन, तो रॉस बारकर, ये पहले चेयरमैन थे। और बात करें कि पहले इंडियन चेयरमैन कौन थे, तो ये थे आपके HK कृपलानी। कौन, तो HK कृपलानी जो है ये यूपीएससी के आपके क्या थे, ये पहले चेयरमैन थे। ठीक है, और अब बात करें मेंबर्स के बारे में, तो कुल कितने मेंबर्स होते हैं, तो कुल 9 से 11 मेंबर्स जो होते हैं किसमें, यूपीएससी के अंदर, और इसमें जो है चेयरमैन भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किस पे, कि प्रेजेंट मेंबर्स पे। तो प्रेजेंट मेंबर्स कौन है, तो मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, आप लोगों को शायद देखने में दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट मेंबर्स हैं आपके भीमसेन सैनी, एयर मार्शल एस भोसले, सुजाता मेहता, मनोज सोनी, स्मिता नागराज, एम सत्यवती, भारत भूषण व्यास, टीसी अनंत और राजीव नयन चौबे, ये सारे जो हैं प्रेजेंट मेंबर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। Serum Institute entered into partnership with which of the following organization for manufacturing and delivery of COVID-19 vaccine in India? सो सीरम संस्थान ने भारत में कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण और वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ साझेदारी की, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन है, आपका गावी, वैक्सीन अलायंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अब गावी की बात करें, थोड़ा यहाँ पे बात कर लें, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये है आपका गावी, और ये जो है इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसे जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने जो है इसको फॉर्म किया था। तो ये क्या है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट
पार्टनरशिप में जो है एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन संबंधित जो है जो भी कार्य उसको देखता है। कौन? तो आपका गावी। और सीरम इंस्टीट्यूट जो है ये गावी के कोवैक्स प्रोग्राम, गावी का क्या है, एक कोवैक्स प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत जो है क्या करेगा सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके, किसके साथ मिलके? तो एस्ट्राजेनेका जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है, क्या नाम है उस वैक्सीन का? आपका चैड OX1। सो चैड OX वैक्सीन को क्या करेगा, ये पूरे विश्व में आपका एस्ट्राजेनेका जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट करेगा और भारत में आपका सीरम इंस्टीट्यूट जो है इसको मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस किसको? इस वैक्सीन को किसके अंतर्गत? तो कोवैक्स प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज इंडिया फर्स्ट हैंडलूम क्राफ्ट विलेज लॉन्च? सो आपको बताना है किस राज्य में देश का पहला हथकरघा शिल्प ग्राम लॉन्च किया गया? तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है ए, हिमाचल प्रदेश। कहाँ? तो ए, हिमाचल प्रदेश। और गांव कौन सा है? वो है आपका शरण गांव। क्या नाम है? शरण गांव। और ये जो है नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? तो आपका यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? तो आपकी है स्मृति ईरानी। कौन है? तो स्मृति ईरानी जो कि आपकी कपड़ा मंत्री हैं। इसके अलावा जो है ये जो है क्या है, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। आगे, वेयर विल बी द राष्ट्रीय स्वच्छता, सॉरी वॉज है क्योंकि ये इनॉग्रेट हो चुका है। सो वेयर वॉज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कहाँ शुरू किया गया? जाएगा नहीं, किया गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, दिल्ली। कहाँ? तो दिल्ली में राजघाट के पास जो है इसका इस आपका क्या बोलते हैं राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का जो है उद्घाटन किया। और इसके बारे में जो है अप्रैल 10, 2017 को जो है प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया था, जब महात्मा गांधी जी की 150 जन्म तिथि पर जो है एनिवर्सरी पर पूरे देश में जो है प्रोग्राम आयोजन किए गए। ठीक है, कब? तो आपका 2019, सॉरी हाँ 2019 में। ओके, अब दोस्तों बाकी जो 3 ऑप्शन है ये भी गांधी जी से संबंधित है, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर दूं। तो वर्धा जो है, वर्धा में आपका सेवाग्राम, और सेवाग्राम जो है ये के बिरला जी ने गांधी जी को दिया था, और यहीं पे जो है 1936 से लेकर 1948 तक गांधी जी का ये निवास था। पोरबंदर में हमें जैसा पता है गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और पुणे की बात करें तो पूना जो है यहाँ पे आपका आगा खान पैलेस है। क्या है आपका? आगा खान पैलेस। और ये जो आपका आगा खान पैलेस है इसमें गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई जो कि पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे गांधी जी के, तो ये यहाँ पर कैद थे। कहाँ पे? आगा खान पैलेस में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान। खास करके हम कब की बात कर रहे हैं? 8 अगस्त। सो 8 अगस्त क्या है आपका, जिसे हम लोग क्रांति दिवस के रूप में भी जानते हैं, ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या है आपका? क्विट इंडिया मूवमेंट। जब गांधी जी ने कहा था डू और डाई, क्या नारा दिया था गांधी जी ने? डू और डाई, करो या मरो। तो ये जब नारा दिया इसके बाद ही जो है अंग्रेजों ने इनको कैद कर दिया था। कहां पे? आपका आगा खान पैलेस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां है कि विच स्टेट अनाउंस पार्टनरशिप विद गूगल फॉर इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल एजुकेशन टूल्स? तो किस राज्य ने डिजिटल शिक्षा उपकरण शुरू करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, महाराष्ट्र। क्या है? तो सी, महाराष्ट्र इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। टू ओवरकम विच सॉफ्टवेयर एरर साइंटिस्ट हैव रीनेम्ड ह्यूमन जीन्स? सो किस सॉफ्टवेयर त्रुटि को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने मानव जीन का नाम बदल दिया है या उसको रीनेम किया है? ठीक है, तो ये है आपका ए, यानी कि एक्सेल के एरर में, जो एक्सेल से एरर आ रही थी और उससे जो ह्यूमन जीनोम में जो एरर आ रहा था उसको जो है क्या किया साइंटिस्टों ने, उसको ओवरकम करने के लिए कि ह्यूमन जीनोम्स को रीनेम किया है। अब ये एरर क्या आ रहा था, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये जरा मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये जो एरर क्या आ रहा था आपका है हुगो, मैं एक नाम लिख देता हूं, जीनोम नोमेनक्लेचर। सो हुगो जीनोम नोमेनक्लेचर ये एक तरह की संस्था है जो कि जितने भी ह्यूमन जीनोम्स हैं, कुल मिला के कितने हैं? 40,000 ह्यूमन जीनोम्स हैं। सो इनको क्या है कि एक
एक कोड नाम से जो है एक्सेल में मेंटेन करती है। कौन? तो आपका ह्यूगो जीनोम नोमेनक्लेचर। और ये कब आई थी? ये आपका सन 2008 में आई थी। तो ये ह्यूगो जीनोम नोमेनक्लेचर जो है ये आपका क्या करती है कि जितने भी 40,000 ह्यूमन जीनोम है उनको जो है एक्सेल में कोड नाम से कोड नेम एक देती है। अब जैसे कि क्या कि मान लीजिए एक जीन को नाम दिया मार्च 1। अब ये एक्सेल में जब मेंटेन होता है तो यह क्या कन्वर्ट हो जाता है? ऑटो फॉर्मेट होके 1 मार्च। तो ऐसे ही लगभग 40,000 में से 20% जो ह्यूमन जीनोम थे उनके कोड्स चेंज हो गए। क्या हो गए? उनके कोड्स चेंज हो गए। अब इसको दोबारा से यदि हम करते 40,000 में से 20% को तो इसमें बहुत टाइम लगता और ये काफी ही जो है मतलब कि टीडियस जॉब था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक तरीका निकाला। क्या निकाला कि मार्च 1 को क्या कर दिया उन्होंने? मान लीजिए कि मार्च 1 जीन का नाम है तो उसको बदलकर मार्च F1 नाम रख दिया। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने जो है सारे जो भी 20% जो ह्यूमन जीनोम कोड्स थे उनको जो है क्या किया? उनको फिर से रीनेम कर दिया। क्या कर दिया? फिर से रीनेम कर दिया। ठीक है। और इस तरीके से जो एक्सेल का एरर जो आ रहा था उसको ओवरकम किया। किन्होंने? साइंटिस्ट ने, ह्यूगो जीनोम नोमेनक्लेचर जो के साइंटिस्ट ने। ठीक है। ये है आपका, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, ये आपको जानना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि हु विल हेड द टास्क फोर्स सेटअप फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो भारत में टीका वितरण के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी। तो कौन कौन? तो आपका राजेश भूषण और डॉक्टर वी के पॉल। सो राजेश भूषण जो है ये क्या है? ये आपके हेल्थ सेक्रेटरी हैं। क्या है? ये आपके हेल्थ सेक्रेटरी हैं। और आपके डॉक्टर वी के पॉल जो है ये आपके नीति आयोग के मेंबर हैं। क्या है? नीति आयोग के मेंबर हैं और प्लस ये नीति आयोग के हेल्थ वर्टिकल के हेड भी हैं। कौन? तो डॉक्टर वी के पॉल। इसके अलावा जो है इनको हाल ही में जो है यूनियन गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी। किस पे? तो आपका टास्क फोर्स ऑन कोविड-19। तो उसके भी ये चेयरमैन हैं। कौन? तो आपके डॉक्टर वी के पॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि विच स्टेट विल बी डेवलपिंग रामायणा सर्किट। सो रामायणा सर्किट किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। ठीक है। अब वहां पे जो है जैसे रघुनाथ टेम्पल, सीता टेम्पल, भरत टेम्पल, शत्रुघ्न टेम्पल, ये सारे हैं। तो इनको जो है रामायणा सर्किट के जरिए जोड़ा जाएगा और उत्तराखंड में टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। किसको? तो टूरिज्म को इसके जरिए प्रमोट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट डिक्लेयर्ड सोनरेतिया अल्बा एज द स्टेट मैनग्रोव ट्री। तो किस राज्य ने सोनतोरिया अल्बा को राज्य मैनग्रोव वृक्ष घोषित किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र। किसने? तो महाराष्ट्र ने जो है इसको डिक्लेयर किया है स्टेट मैनग्रोव ट्री। और ये रही आपके स्टेट मैनग्रोव ट्री की फोटो जिसमें व्हाइट फ्लावर आता है, इसीलिए इसको लोकल में क्या बोलते हैं? इसको व्हाइट चिप्पी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको व्हाइट चिप्पी भी बोलते हैं। ठीक है। और ऐसा डिसीजन जो है महाराष्ट्र की स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने ले। किसने? तो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, जिसके चेयरमैन कौन है? जिसके चेयरमैन है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा जो है स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने और भी कुछ डिसीजंस लिए हैं। तो वो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो सबसे पहला डिसीजन क्या लिया है कि अगरिया बैंक, क्या है आपका? अगरिया बैंक। अब इसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। ये क्या है अगरिया बैंक? ये आपका मुलवाना से, ठीक है, मुलवाना कोस्ट से जो है 120 किलोमीटर दूर क्या है? ये आपका एक सबमर्ज्ड प्लेट्यू है। क्या है आपका? सबमर्ज्ड प्लेट्यू है। और ये जो है अभी हाल ही के दिन में यहाँ पे अगरिया बैंक में काफी ह्यूज अमाउंट्स में कोरल रीफ डिपॉजिट्स पाए गए। क्या पाए गए? कोरल रीफ डिपॉजिट्स। और ये जो है क्या है कि ये बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। तो इसको क्या किया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने कि अगरिया बैंक को एक प्रोटेक्टेड जोन जो है घोषित किया है। क्या किया है? प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया है। किसके अंतर्गत? तो आपका मराइन वाइल्ड लाइफ
एक्ट 1976 के अंतर्गत, किसके, मराइन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1976 के अंतर्गत इसको प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया है। और अब क्या है कि ये जो प्रपोजल है अगरिया बैंक का, ये किसके पास जाएगा, ये आपका केंद्र के पास जाएगा। अगर केंद्र इसको जो है इस प्रपोजल को मान लेती है तो ये 10 देश का सबसे पहला मराइन प्रोटेक्टेड जोन होगा। क्या होगा, देश का सबसे पहला मराइन प्रोटेक्टेड जोन होगा, वो भी आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। कहां पे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा जो है दोस्तों, मैं इसको मिटा दूं, इसके अलावा जो है दोस्तों तीसरा एक प्रपोजल पास किया, उसमें क्या है कि उसमें जो है आपका अरेबियन सी हम्पबैक वेल्स, सो अरेबियन सी हम्पबैक वेल्स, इनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी क्या है कि एक रिसर्च प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जाएगा। इनके रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया जाएगा, एक रिसर्च प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जाएगा। और ये जो रिसर्च प्रोग्राम होगा 5 साल का होगा। कितना, 5 साल का। शुरू कब से होगा, नवंबर 2020 से। और इस पे जो कुल लागत आएगी कितनी आएगी, ₹6.12 करोड़ जो है इस रिसर्च पे आपका क्या होगा कि कुल कीमत आएगी। लेकिन ये भी प्रपोजल जो है आपका केंद्र की अनुमति के बाद ही महाराष्ट्र सरकार इसको चालू कर सकेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट रिलेटेड डिसीजन लिए महाराष्ट्र की स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल होस्ट द 2020 वर्ल्ड कप। सो 2022 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा, तो आपका ए, ऑस्ट्रेलिया जो है 2022 का जो है T20 वर्ल्ड कप उसकी मेजबानी करेगा। और ये क्या था, ये 2020 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसको भी यही जो है उसको होस्ट करता, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको 2022 में धकेल दिया गया है। अब 2021 में जो है T20 वर्ल्ड कप होगा, ये कौन करेगा, ये भी आपका कौन करेगा, ये इंडिया जो है इसको आयोजित करेगा। और न्यूजीलैंड में जो है आपका 2022 का विमेन T20 वर्ल्ड कप जो है ये आयोजित होगा। कौन सा, आपका न्यूजीलैंड में T20 वर्ल्ड कप आयोजित होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं किस पे, तो 13वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेपो रेट फिक्स्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा रेपो दर क्या रखी गई है। तो अभी अगस्त के जो है आपके पहले हफ्ते में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी बैठक हुई, तो उसमें जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में कोई भी बदलाव ना करते हुए 4% पर ही रेपो रेट को रखा है। कितने परसेंट पे, 4% रेट पे रखा है। और 4.25 जो है क्या है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, यानी कि एमएसएफ रेट एंड आपका बैंक रेट, ये क्या है आपका 4.25। और 3.35 आपका क्या है, रिवर्स रेपो रेट है। क्या है, रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, अब दोस्तों रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की बात आई, ये मैंने हालांकि डिटेल में डिस्कस किया है अपने आपका 7 अगस्त की वीडियो में, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि जो मेरा वीकली करंट अफेयर शो है कई लोग नया देख रहे होंगे तो उनको भी पता होना जरूरी है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत जो है 1999 में आया था। कब आया था, 1999 में जो है इसको लाया गया था। किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे, आपका नरसिम्हम कमिटी रिकमेंडेशन। किसके, तो नरसिम्हम कमिटी रिकमेंडेशन जो थे उसके रिकमेंडेशन के बेस पे 1999 में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जो है इसको लाया गया था। अब रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है कि इंजेक्ट लिक्विडिटी। क्या मतलब है इसका, इंजेक्ट लिक्विडिटी। ठीक है, और आपका रेपो रेट का मतलब क्या है, रेपो रेट का मतलब है क्या, तो आपका रेपो रेट का मतलब है एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। ये आपको क्लियर कट याद रखना है क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सो रेपो रेट का मतलब क्या है, एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, और रिवर्स रेपो रेट का मतलब है इंजेक्ट लिक्विडिटी। ठीक है, ये दोनों आपको मैकेनिज्म याद रखने हैं। अब बात करते हैं किस पे, तो एमएसएफ रेट पे। तो एमएसएफ रेट जो है ये क्या है आपका, ये रेट जो है ओवरनाइट रेट है, जिस रेट पे
ये ओवरनाइट रेट है जिस रेट पे आपका जो है क्या बोलते हैं कि कमर्शियल बैंक्स, यानी कि सॉरी कमर्शियल नहीं, शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है, शेड्यूल बैंक्स जो हैं जो कि आपका आरबीआई से बोरो करते हैं, ये ओवरनाइट रेट है। तो शेड्यूल बैंक्स जो हैं आरबीआई से बोरो करते हैं वो कितना है अभी 4.25। और बैंक रेट क्या है कि जिस रेट से बैंक बोरो करते हैं, अब दोनों में फर्क क्या है कि जो एमएसएफ रेट है ये आपका शॉर्ट रन है, क्या है ये शॉर्ट रन इंटरेस्ट रेट है, और बैंक रेट है आपका लॉन्ग रन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये बस डिफरेंस है दोनों में, लॉन्ग रन क्या है बैंक रेट, शॉर्ट रन क्या है आपका एमएसएफ रेट, ठीक है। अब यहां पे और एक चीज है जो आपको जाननी जरूरी है, वो क्या है कि आपका जो एमएसएफ रेट है, ठीक है, एमएसएफ रेट है ये जो है आपका क्या है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है इसमें बैंक जो है जमा करवाते हैं, क्या करते हैं बैंक्स आरबीआई के पास रखते हैं, और फिर इसके अगेंस्ट में आरबीआई इन लोगों को किनको बैंक्स को लोन देता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये केवल शेड्यूल्ड बैंक्स ही ले सकते हैं, ठीक है, सारे कमर्शियल बैंक्स नहीं ले सकते आरबीआई से इसमें। अब शेड्यूल बैंक्स क्या है, शेड्यूल्ड बैंक्स जो है आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत सेकेंड शेड्यूल में जो भी इंक्लूडेड हैं इनको हम शेड्यूल्ड बैंक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही केवल एमएसएफ रेट के दर पे लोन ले सकते हैं आरबीआई से, इसलिए मैंने ये चीज क्लियर किया। और ये कब आया था, ये आपका 2011 में आया था, कब, तो आपका 2011 में इसको लाया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला, अच्छा सॉरी यहां पे मैंने दिया है, अब मैंने ये जो है आपका जो है मैंने एमपीसी यानी कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनके करंट मेंबर्स दिए हैं। तो करंट मेंबर्स कौन से हैं, आपके शक्तिकांता दास जो कि आरबीआई गवर्नर हैं, माइकल देवव्रता पात्र, जनक राज, प्रोफेसर चेतन घाटे, प्रोफेसर पामी दुआ और डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया। तो ये आपके करंट मेंबर्स हैं एमपीसी के। और एमपीसी कब आया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो ये आपका आया था 27 जून 2016 को। कब आया था, 27 जून 2016 को। किसके रिकमेंडेशन पे, आपका उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे। किस पे, तो आपका उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे, जो कि कब आई थी 2013 में जो है बैठाई गई थी, ठीक है। अब उर्जित पटेल कौन है, तो ये आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर हैं और अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के जो हैं ये चेयरमैन हैं, कौन, तो आपके उर्जित पटेल, ठीक है। और एमपीसी में कुल मेंबर कितने हैं, तो कुल मेंबर 6 मेंबर्स होते हैं। और एमपीएससी का गोल क्या है, एमपीसी का गोल है 4% एनुअल इन्फ्लेशन मेंटेन रखना। कितना, तो 4% एनुअल इन्फ्लेशन को मेंटेन करना, और प्लस माइनस आपका 2 यानी कि 6% तक मैक्सिमम पहुंच सकता है, और नीचे जो है आपका बफर क्या है +-2 यानी कि 2% तक सबसे नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन को सीधे टारगेट किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई ने 4% ही रेपो रेट क्यों रखा। ये 4% इसलिए रखा क्योंकि जो इन्फ्लेशन का रेट है देश के अंदर आज के डेट में कितना है 6.1%, और जैसा कि हमने देखा कि 6% जो अपर जो लिमिट है उससे जो है ऊपर है, इसलिए आरबीआई ने क्या किया है, इस पे अपना जो है 4% जो है इसको विथ होल्ड रखा है। और अब ये भी कह दिया है कि अब हमारे पास जो है एक्स्ट्रा रूम नहीं है जिससे कि हम मॉनेटरी जो एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है उसको अपना सके। तो यानी कि गवर्नमेंट को अब क्या करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को अब फिस्कल पॉलिसी लाना पड़ेगा यदि इंडिया को इस रिसेशन से बाहर निकालना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जरिए आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है कि हु विल हेड द आरबीआई कमिटी ऑन सेटिंग पैरामीटर्स फॉर लोन रिस्ट्रक्चरिंग। सो ऋण पुनर्गठन के लिए मापदंड स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं आपके सी यानी कि केवी कामत। कौन, तो केवी कामत। और केवी कामत कौन है, ये रहे आपके केवी कामत। ये जो हैं आपके फॉर्मर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन थे, और प्लस आपका जो है ये आईसीआईसीआई बैंक के भी चेयरमैन थे। कौन, तो आपके केवी कामत। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब है
कि आरबीआई इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट ट्वीट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स टू इंक्लूड विच सेक्टर। सो आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति में प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के मापदंड को संशोधित कर किस क्षेत्र को शामिल किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए स्टार्टअप। किसको? तो ए स्टार्टअप को भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत ले लिया गया है। और बात करें कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए कितने सेक्टर को पहचाना गया है, तो कुल मिला के 8 सेक्टर्स को जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए आरबीआई द्वारा चिन्हित किया गया है पहले से। तो ये कौन कौन है, तो यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले एग्रीकल्चर, जिसको लगभग 18% जो है कुल मिला के 40% में से कितना 40% क्या है, ये आपका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है। क्या है आपका 40% किसका, तो आपका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का जो 40% है वो किसको जाएगा? पहले तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को जाएगा और इसमें से 40% में से 18% एग्रीकल्चर को जाएगा। ठीक है। और एमएसएमई को कितना दिया है? एमएसएमई को इसमें से 7.5% जाता है। बाकी आपके कौन है? एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। अदर्स में कौन आते हैं? इसमें आप आते हैं वीकर सेक्शन। कौन? तो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अदर्स के अंतर्गत। ठीक है। अब रेन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें तो रेन्यूएबल एनर्जी जो है आपका 2015 में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इंक्लूड किया गया था और उसके बाद से अब जाके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को ट्वीक करके स्टार्टअप्स को भी शामिल किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है कि फॉर विच स्टेट अ मेडिसिन वैन वॉज फ्लैग्ड ऑफ फॉर फ्लड विक्टिम्स। तो किस राज्य के बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए एक मेडिसिन वैन को रवाना किया गया? तो कौन सा है? ये आपका करेक्ट ऑप्शन ए बिहार है। और इसको किसने रवाना किया? तो आपके ट्राइबल मिनिस्टर यानी कि यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर। कौन है ये हैं आपके अर्जुन मुंडा। कौन है? तो अर्जुन मुंडा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट किसान रेल विल रन बिटवीन विच टू सिटीज। सो पहली किसान रेल किन दो शहरों के बीच चलेगी? करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? देवलाली टू दानापुर। सो डी, देवलाली से दानापुर। और देवलाली है आपका महाराष्ट्र में और दानापुर है आपका बिहार में। ठीक है। और पहली ट्रेन जो है ये रवाना हो चुकी है और ये जो है क्या लेकर जा रही है? ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो है उसको लेकर जा रही है। किसको? तो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को। इसमें आपके क्या आते हैं? इसमें आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों आते हैं। और ये जो किसान रेल है इसके लिए जो अनाउंसमेंट हुआ था, कब हुआ था? ये आपका यूनियन बजट 2020-21 में जो है निर्मला सीतारमण जो कि आपकी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, इसकी घोषणा की थी किसान रेल की। और पहली अब कहां से चली है? देवलाली से दानापुर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि वेयर विल बी द ब्लॉक डेवलपमेंट फंड सेटअप ऑन लाइंस ऑफ कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड। सो निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के तर्ज पर खंड विकास कोष कहां स्थापित किया जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है आपका कहां? तो बी, जम्मू एंड कश्मीर। कहां? तो बी, जम्मू एंड कश्मीर। और इस ब्लॉक डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत हर एक ब्लॉक के चेयरपर्सन को 25 लाख रुपए दिया जाएगा उस ब्लॉक को डेवलप करने के लिए। ठीक है। अब जब कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड की बात हुई है तो ये आपका कुछ नहीं है, ये है आपका MPLAD और आपका MLALAD। ठीक है। सो MPLAD मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि आपका 23 दिसंबर 1993 को आया था। और इसके अंतर्गत जो है 5 करोड़ रुपए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को डेवलप करने के लिए वहां के निर्वाचित सांसद को दिया जाता है। ठीक है। और MLALAD का मतलब है आपका क्या है? आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके अंतर्गत एक MLA को 2 करोड़ रुपए जो है उसकी कंस्टिट्यूएंसी में डेवलप करने के लिए दिया जाता है। कितना? 2 करोड़, 5 करोड़। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कि विच टू रिवर विल बी स्टडीड फॉर इम्पैक्ट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया अंडर इंडो यूके प्रोजेक्ट। सो भारतीय यूनाइटेड किंगडम प्रोजेक्ट के तहत आपका ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया के प्रभाव का अध्ययन किन दो नदियों के संदर्भ में किया जाएगा? सो करेक्ट है आपका मूसी एंड अदयार। ठीक है। मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूं, कौन सी है? मूसी और अदयार। ठीक है।
अब मूसी नदी कहाँ है? मूसी नदी है आपकी, मूसी नदी पे आपका कौन सा सिटी बसा है? आपका हैदराबाद जो है ये मूसी नदी पे ही बसा है, और ये कृष्णा नदी की एक क्या है? सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी है। अब आद्यार कहाँ है? आद्यार आपका चेन्नई में एक नदी है। कहाँ? तो आपका चेन्नई में एक नदी है जो कि कहाँ गिरती है? आपका बे ऑफ बंगाल में ही दोनों जो आपका बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है, इसमें मूसी नदी को मत कंसिडर कीजिए। आपका आद्यार नदी जो है चेन्नई में ही है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, और बे ऑफ बंगाल से पहले ये क्या बनाती है? एक आद्यार एस्चुअरी बनाती है। तो इसको जो है आपका किसके अंतर्गत? इंडो यूके प्रोजेक्ट के अंतर्गत ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के इंपैक्ट को देखने के लिए इन दो नदियों को स्टडी किया जाएगा। ठीक है, अब इन ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के तहत ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका ब्रिमिंगम यूनिवर्सिटी और आपका जो है आईआईटी हैदराबाद, तो ये दोनों जो है इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, और कुल जो है इस प्रोजेक्ट पे कॉस्ट आएगा पाउंड 1.2 मिलियन। और मैं आपको बता दूं ये जो इंडो यूके प्रोजेक्ट है ये अभी हाल ही में जो है इस पे दोनों देशों के बीच में, यानी कि कब? तो 25 जुलाई को जब आपका दोनों देश के बीच में जब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था तब जो है ये एग्री किया गया था। पाउंड 8 मिलियन जो है इंडो यूके प्रोजेक्ट को जो है इस पे सहमति बनी थी, और इस पाउंड 8 मिलियन में पाउंड 4 मिलियन जो है इंडिया मिलाएगा और पाउंड 4 मिलियन आपका यूके मिलाएगा। तो ये आपका इंडो यूके प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विल बी स्टडीड बाय 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज संविधान पीठ द्वारा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम का अध्ययन किया जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आया था? ये 2019 में आया था, और ये क्या था? ये ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए था जो कि जनरल कैटेगरी में है। सो जनरल कैटेगरी में जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन किया था, और उसके अंतर्गत आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) जो है संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और बाकी की अगर बात करें तो आपका 102nd अमेंडमेंट है आपका किस पे? तो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, सो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस ये किससे आया? आपका 102nd अमेंडमेंट एक्ट से। 101 अमेंडमेंट एक्ट जो है ये क्या था? इसमें आपका था जीएसटी। क्या? तो आपका जीएसटी ये 2017 में आया। कब? तो 1 जुलाई को। ठीक है, और 100th अमेंडमेंट एक्ट जो है ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किसके देश के साथ? लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट विथ बांग्लादेश, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट शेड्यूल में, किसमें? तो आपका शेड्यूल में जो है अमेंडमेंट किया गया था इससे 100th अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये आपको सारी यहां पे मैंने जानकारी दे दी। अब बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन पे। हमारा 21वां क्वेश्चन है कि टिग्रिस सुंदरी विल बी रेलोकेटेड फ्रॉम सतकोसिया टाइगर रिजर्व टू विच टाइगर रिजर्व। सो बाघिन सुंदरी को सतकोसिया टाइगर रिजर्व से किस टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा? तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका कहां से? तो आपका कान्हा टाइगर रिजर्व में जो है आपको इस टाइग्रस सुंदरी को जो है सतकोसिया टाइगर रिजर्व से कान्हा टाइगर रिजर्व में क्या किया जाएगा? तो आपको रेलोकेट किया जाएगा। ठीक है, और कान्हा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व आपका जो है कहां है? ये आपका एमपी में है। और अगर टिग्रिस सुंदरी की बात करें तो इसको सबसे पहले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि आपका एमपी में ही है, वहां से 2018 में जो है 2018 में वहां से सतकोसिया में जो है रेलोकेट किया गया था। इसके अलावा जो है कान्हा टाइगर रिजर्व से महावीर टाइगर को, किसको? महावीर टाइगर। ठीक है, सो महावीर टाइगर जो था ये आपका मेल टाइगर और टाइग्रस सुंदरी ये आपकी फीमेल टाइगर। सो ये दो ऐसे पहले टाइगर थे जिनको की इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन किया गया था। क्या? तो इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन ये पहला था। ठीक है, देश का पहला इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन था। इसके अंतर्गत महावीर टाइगर और सुंदरी टिग्रिस को जो है
कहाँ भेजा गया, तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व। और ये सतकोसिया है कहाँ, तो सतकोसिया है आपका अंगुल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ, तो आपका अंगुल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ, तो आपका उड़ीसा में। ठीक है, अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जब ये टाइगर रिजर्व को ट्रांसलोकेट किया गया सतकोसिया में, तो महावीर को तो लोगों ने पोच करके मार डाला। और जो टाइग्रस सुंदरी थी, इसने जो है जब कुछ आदमियों को अटैक किया, उसके बाद से जो है टाइग्रस सुंदरी को एकदम अलग थलग कर दिया गया सतकोसिया टाइगर रिजर्व में ही। और इसको लेने के लिए कोई भी स्टेट तैयार नहीं था। अब जाके एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसके की चेयरमैन कौन होते हैं, आपके इन्वायरमेंट मिनिस्टर। और ये कौन है, ये हैं आपके प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या कहा कि 1 महीने के अंदर कहा कि सतकोसिया जो है कान्हा टाइगर रिजर्व में टाइग्रस सुंदरी को रेलोकेट करेगा। ठीक है, और एनटीसीए आया कब था, ये आपका 2005 में आया था। कब आया था, 2005 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है पूरा टाइगर रिजर्व्स का। आगे हमारा अगला है कि हु वन गोल्ड इन ऑनलाइन खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। सो ऑनलाइन खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो करेक्ट है आपका ए रुतबा शबीर। कौन, तो रुतबा शबीर। ये जम्मू एंड कश्मीर की हैं और इन्होंने ऑनलाइन खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है। और बाकी जो 3 नाम है ये हैं आपके, ये तीनों वुशु से संबंधित है। वुशु एक खेल होता है और तीनों जो है उससे संबंधित हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन है कि नेम द वायरस दैट हैज इन्फेक्टेड 67 पीपल विद 7 डेड इन चाइना। सो क्या है, उस वायरस का नाम बताएं जिसके कारण चीन में 67 लोग बीमार और 7 लोग मर गए। तो करेक्ट है आपका ए टिक बोन वायरस। क्या है करेक्ट आपका, तो आपका टिक जनित वायरस। सो टिक जो है एक आपका मकड़ी जैसा होता है जो कि जंगलों में मिलता है। तो वो क्या है कि कैरियर है इस वायरस का। इस वायरस का क्या है, कैरियर है। और ये ईस्ट चाइना के जियांगसू प्रोविंस में जो है ये इंसिडेंट हुआ है। कहाँ, तो जियांगसू प्रोविंस जो कि ईस्ट चाइना में है, वहां 67 पीपल में से 7 लोग वहां मर चुके हैं। ठीक है, और ये जो भी वायरस है हंता वायरस, ये आपका क्या था, ये एक तरह से समझ लीजिए चूहों से फैलता है ये हंता वायरस। और ये भी आपका चाइना में ही आया था। G4 वायरस, ये आपका नया, ये क्या है, स्वाइन फ्लू का वायरस है। ये भी आपका कहाँ, तो आपका चाइना में ही आया। सो हंता वायरस, G4 वायरस, टिक बोन वायरस, ये सारे कहाँ, चाइना में ही आए। अब ये जो टिक बोन वायरस है, इसको हम लोग SFTS के से भी नाम से जानते हैं। किस नाम से, SFTS वायरस। ठीक है, सो SFTS का मतलब क्या है, इसका मतलब है सीवियर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ठीक है, क्या नाम है एसएफटीएस का, सीवियर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, एसएफटीएस वायरस। और ये जो है किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये आपका फ्लेबो वायरस। ये फ्लेबो वायरस जो है इस बीमारी को कॉज करता है। कौन, तो आपका फ्लेबो वायरस। और करियर कौन है, तो आपका टिक जो है ये करियर है इस बीमारी का। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल कोविड-19 लैब डेडिकेटेड टू पब्लिक। सो अपनी तरीके का पहली मोबाइल कोविड-19 लैब कहां जनता को समर्पित किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, कर्नाटका में। कहां, तो आपका बेंगलुरु में। और ये किया किसने है, ये बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। किसने, IISc, जो कि 1909 में आई थी। और इसको हम लोग टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको जमशेदजी टाटा जी ने है, वोडियार जी थे महाराज उस समय, उनके साथ मिलकर जो है फंडिंग की थी। तो कौन, तो आपका है IISc बेंगलोर। इसने जो है देश का पहला मोबाइल कोविड-19 लैब बनाया है और वो जो है पब्लिक को डेडिकेट किया बेंगलुरु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि विच टाइगर रिजर्व हैज लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स टाइगर इन अ फोर्टनाइट। सो किस टाइगर रिजर्व में एक पखवाड़े के भीतर बाघों की जनसंख्या आधी हो गई है, तो फोर्टनाइट मतलब 15 दिन के अंदर। ये कहाँ हुआ है, ये आपका डी यानी कि मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। कहाँ, तो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व ये है कहाँ, ये है आपका राजस्थान में। कहाँ है ये, आपका राजस्थान में है। ठीक है, और यहाँ जो है कुल मिला के 4 टाइगर थे
प्लस 4 कब थे। ठीक है, अब 4 टाइगर में से 2 मर गए तो कितने बचे, 2 टाइगर और 4 कब जो है अब इस टाइगर रिजर्व में बचे हैं। ठीक है, अब मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व जो है ये आपका राजस्थान में रणथंभौर भी है। ठीक है, जिसमें कुल कितने हैं, जिसमें कुल मिला के हैं आपके 51 टाइगर्स, और दूसरा है सरिस्का, वहां पे हैं कुल मिला के 11 टाइगर्स और यहां पे थे 8 टाइगर्स। ठीक है, तो ये आपके राजस्थान के टाइगर रिजर्व्स हैं। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो बक्सा, बक्सा है आपका कहां, वेस्ट बंगाल में। दम्फा कहां है, ये आपका मिजोरम में। और ये दोनों न्यूज में क्यों थे, क्योंकि इनमें जो है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 के हिसाब से इन दोनों में ही अब टाइगर नहीं है। और पोबा क्या है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहां पे है, ये आपकी असम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना। सो किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की, तो किसने, तो ए छत्तीसगढ़। किसने की, तो ए छत्तीसगढ़ ने शुरुआत की, जिसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और आपकी गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। ठीक है, भूपेश बघेल और गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। ठीक है, ओके। अब इस जो महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघारक समाज सुरक्षा योजना है, इसके अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत वन टाइम फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। कितना, तो 2 लाख रुपए का वो नॉमिनी को दिया जाएगा, और अगर वो मर गया तो जो आपका हेड होगा फैमिली को, उसको दिया जाएगा। इसके अलावा यदि अगर किसी तेंदुपत्ता कलेक्टर की मौत किसी एक्सीडेंट के कारण हो जाती है तो उसे 4 लाख रुपए, या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है उस एक्सीडेंट के कारण तो उसे 4 लाख रुपए दिया जाएगा। और इस स्कीम को स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड जो है, इन दोनों ने मिलकर इसको जॉइंटली लॉन्च किया इस स्कीम को। ठीक है, और अगर महेंद्र कर्मा की बात करें तो महेंद्र कर्मा जो है ये भूतपूर्व कांग्रेस जो है मेंबर थे, जिनको 2013 में माओवादियों ने, नक्सलाइट्स ने सॉरी, इनको मार दिया था। ठीक है, तो कौन, महेंद्र कर्मा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि आफ्टर विच इंडियन कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट अ न्यू स्पीसीज ऑफ ग्रास होपर हैज बीन नेम्ड। सो किस भारतीय संरक्षण जीव विज्ञानी के नाम पर टिड्डी की एक नई प्रजाति का नाम रखा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, धनीश भास्कर। किसके नाम पे, तो धनीश भास्कर, और ये जो है केरला के हैं। कहाँ के हैं, केरला के हैं। ठीक है, ये रहे आपके धनीश भास्कर। ओके, और जो ग्रास हॉपर है वो आपका ये रहा। और इसके बारे में जानकारी अगर हम जाने तो क्या है, तो ये जो आपका पिग्मी ग्रास हॉपर है कहाँ मिला है, ये सिन्न राज रेन फॉरेस्ट कहाँ है आपका, श्रीलंका में। कहाँ पे, तो सिन्न राज रेन फॉरेस्ट श्रीलंका में। और ये जो है इंडियन ऑर्थोपेटेरिस्ट। सो ऑर्थोपेटेरिस्ट किसको बोलते हैं, जो ग्रास हॉपर्स की स्टडी करते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑर्थोपेटेरिस्ट मतलब जो ग्रास हॉपर्स की स्टडी करते हैं, तो कौन, धनीश भास्कर। क्या नाम रखा है आपका, क्लेडोनोटस भास्करी। क्या रखा है, क्लेडोनोटस भास्करी इस ग्रास हॉपर का नाम है। और ये ग्रास हॉपर जो है केवल क्या है, इसमें केवल मादा प्रजाति पाई जाती है, यानी कि केवल फीमेल प्रजाति ही पाई जाती है। और ये जो है 116 साल बाद मिला है ये ग्रास हॉपर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 28वां क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड द ग्लोबल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फॉर द डिफीट एनसीडी पार्टनरशिप अंडर द यूएन। सो संयुक्त राष्ट्र के डिफीट एनसीडी साझेदारी के लिए वैश्विक कार्यक्रम समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका डी, यानी कि प्रवीण प्रदेशी को। ये मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर थे, इनको जो है क्या नियुक्त किया गया है, अब डिफीट एनसीडी पार्टनरशिप का ग्लोबल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है इनको यूएन के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। और ये रहे आपके प्रवीण परदेसी। अब इनकी जगह कौन आएगा, तो इनकी जगह आएंगे भूषण गगरानी। और ये जो है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट यानी केंद्र की, उसने जो है इनका नाम रेकमेंड किया है। और यहाँ पे बाकी नाम कौन से हैं, नवल किशोर राम, ये हमने देखा कि प्रधानमंत्री के ये उप सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। राजीव टोपनो, ये प्रधानमंत्री के प्रथम सचिव थे, यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी थे, जिनकी जगह कौन आए, अब जिनकी जगह हार्दिक शाह आए। कौन, तो हार्दिक शाह, जो कि गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। ओके, आगे
परिवार पहचान पत्र इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। सो परिवार पहचान पत्र किस राज्य की अनूठी पहल है? तो किसकी है ये? बी यानी कि हरियाणा की है। अब इस स्कीम के अंतर्गत क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम किसको? जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं। और इसके अलावा जो है ये एनेबल बेनिफिशियरीज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम पोर्टेबिलिटी। तो आप लोगों ने अभी तक नंबर पोर्टेबिलिटी सुना होगा, आप लोगों ने राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुना होगा, और अब क्या है ये आपका है सोशल सिक्योरिटी स्कीम पोर्टेबिलिटी। और ये कौन है? तो आपका हरियाणा गवर्नमेंट है। ये देश का पहला राज्य है जो इस तरीके की पोर्टेबिलिटी को जो है लॉन्च करेगा। कौन? तो आपका हरियाणा। परिवार पहचान पत्र। अब इसमें होगा क्या, यदि आप जो है पीडीएस के आप बेनिफिशियरी हैं, लेकिन आप क्या हैं? आप किसान हैं, ठीक है। अब आपको क्या है, आपको तो अन्न तो मिल ही रहा है, आपको क्या मिल रहा है? फूड ग्रेन्स तो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है ₹1.8 लाख पर एनम से कम है, और इसके कारण आप क्या कर पा रहे हैं? अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो आप क्या कहेंगे कि मुझे पीडीएस का जो भी राशन के लिए पैसा मिलता है वो मत दीजिए, और उसको जो है किसके लिए? फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दीजिए, जिससे मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। तो ये जो है क्या होगा? सोशल सिक्योरिटी स्कीम पोर्टेबिलिटी। आप मेरे ख्याल से इससे समझ गए होंगे कि सोशल स्कीम पोर्टेबिलिटी स्कीम क्या है। तो ये कौन लॉन्च कर रहा है? आपका हरियाणा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो ये है आपकी बी, एप्पल। इसके सीईओ कौन है? सीईओ हैं आपके टिम कुक, और इसने किसको ओवरटेक किया? तो सऊदी अरामको को। सो कुल कितना है? $1.86 बिलियन जो है इसकी वैल्यू है। और अगर सऊदी अरामको की बात करें तो $1.76 बिलियन जो है सऊदी अरामको की वैल्यू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू विच कंट्री इंडिया एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $18 मिलियन फॉर एक्सपेंशन ऑफ फिशिंग फैसिलिटीज एट मिफ्को। तो भारत ने किस देश में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए $80 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया? किस देश को दिया? तो आपका सी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि मालदीव्स को दिया। जिसके कौन है प्रेसिडेंट? तो ये है आपके इब्राहिम सोले। कौन है? तो इब्राहिम सोले। और राजधानी क्या है इसकी? माले इसकी राजधानी है। रुफिया इसकी करेंसी है। क्या है? तो रुफिया, ये आपको याद रखना है, रुफिया इसकी करेंसी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग जल निश्चय योजना। सो कौन सी राज्य सरकार जल निश्चय योजना लागू कर रही है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, यानी कि बिहार कर रही है। और क्यों ऐसा? क्योंकि जल निश्चय योजना पहली बार जो है केंद्र सरकार इसको G20 समिट जो 2020 नवंबर में होगा, कहां होगा? आपका रियाद में। तो वहां जो है इसके सक्सेस को जो है एज अ प्रेजेंट करेगी आपकी कौन? तो केंद्र सरकार, ठीक है। और ये जल निश्चय योजना जो है ये आपका हर घर जल, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है इसको जो है लागू किया जा रहा है, हर घर जल। तो हर घर जल जो है ये केंद्र सरकार की नीति है, जिसके अंतर्गत 2024 तक जो है क्या करना है? फंक्शनिंग टैप्ड वाटर कनेक्शन देना है। क्या? तो फंक्शनिंग टैप्ड वाटर कनेक्शन सब गांवों में, सब हाउस होल्ड्स को देना है। कब तक? 2024 तक, ठीक है। और हर घर जल योजना कब इसको अनाउंस किया गया था? तो आपका बजट 2019-20 में। कब? तो बजट 2019-20 में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट इज अ यूनिक इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन वुमेन्स इकोसिस्टम एट। सो महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण यानी कि वी तो डैश में महिलाओं के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक अनूठी पहल है। तो किसकी है? यह है आपकी ए, यानी कि आईआईटी दिल्ली की। और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा सपोर्टेड है, जिसका मोटो क्या है? प्रमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, नोबेल लॉरिएट जॉन ह्यूम पास्ड अवे एट 83, ही बिलोंग टू विच कंट्री। सो नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड। अब दोस्तों यहां पे आपको एक चीज जानना जरूरी है कि नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है, उत्तरी आयरलैंड। आपका यहां मैप में समझ में, ये आपके जॉन ह्यूम है। इनको 1998 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। क्यों? तो ये जो है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड में जो द ट्रबल्स, मैं आपको बता दूं, द ट्रबल्स
ये 1960s में जो है चालू हुआ था और 1998 में जाके खत्म हुआ था। तो द ट्रबल्स क्या है, ये आपका डिकेड ऑफ वायलेंस था। क्या था? डिकेड ऑफ वायलेंस अनलीस्ड बाय आईआरए, यानी कि इरिश रिपब्लिकन आर्मी। और ये आईआरए मेन कौन थे? तो आपके सिन फिन पार्टी। सो सिन फिन, जिसके की मुखिया कौन थे? तो जिसके मुखिया थे आपके गैरी एडम्स। गैरी एडम्स, ठीक है। तो ये जो दो ट्रबल्स था, ये इन्हीं की पहल थी, जॉन ह्यूम की, जिसके चलते 1998 में एक सीज फायर हुआ, जिसको हम लोग गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और इस एग्रीमेंट के तहत नॉर्दर्न आयरलैंड को जो है यूके का एक ऑटोनोमस रीजन या यूके एक कंट्री जो है यूनाइटेड किंगडम की रूप में उसको पहचाना गया, जिसकी अपनी जो है लेजिस्लेचर है। और ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेलफास्ट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड की क्या है? नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट, ठीक है। तो इनको गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को जो है क्या लाने के लिए इनको 1998 का जॉन ह्यूम को नोबेल पीस प्राइज मिला था। सो ट्रबल्स आपको ये याद रखना है, ये टर्म आपको डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जरा मैप के जरिए समझिए, तो ये है आपका स्कॉटलैंड, ये आपका इंग्लैंड, ये वेल्स और ये नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये चारों मिला के क्या बनाते हैं? ये आपका यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, ठीक है। अब नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है? ये कंट्री क्यों है? मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में एज एन इंडिपेंडेंट नेशन जो है रिप्रेजेंट करता है। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने आप को इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट करता है। और ओलंपिक में नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग, कुछ लोग आयरलैंड से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ लोग जो है यूनाइटेड किंगडम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए मैंने नॉर्दर्न आयरलैंड को, जो कि यूनाइटेड किंगडम का ही एक पार्ट है, उसको मैंने इसलिए कंट्री कहा। और जॉन ह्यूम इसी से थे, नॉर्दर्न आयरलैंड से ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वाज द थेंजॉल गल्फ रिसोर्ट प्रोजेक्ट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम इनॉग्रेटेड? सो स्वदेश दर्शन स्कीम योजना के तहत थेंजॉल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, मिजोरम। कहां? तो मिजोरम में शुरू की गई। और स्वदेश दर्शन स्कीम की बात कहें तो ये 2015 में जो है इसको लाया गया था, और ये 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगा। कब? तो 31 मार्च 2020 को ये खत्म होगा। और इसके अंतर्गत 13 जो है थेमेटिक सर्क्यूट्स जो है, इनको एज अ टूरिज्म अट्रैक्शन डेवलप किया जाएगा। 13 थेमेटिक सर्किट्स हैं, ठीक है। अब थेंजॉल जो है ये आपका इको टूरिज्म किसके तहत है? इको टूरिज्म सर्किट के तहत जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। और ये क्या प्रमोट करेगा? ये इंडिया के अंदर गोल्फ टूरिज्म को जो है प्रमोट करेगा। किसको? तो आपका गोल्फ टूरिज्म को प्रमोट करेगा, ठीक है। अब बात करें मिजोरम की, तो ये रहा आपका मिजोरम, ये आपका नागालैंड है, ये आपका मणिपुर है, ये मिजोरम है, और यहां पे है आपका त्रिपुरा, यानी कि NMMT। ये आपको याद रखना है। ये आपका क्या है? ये आपका मेघालय है, ठीक है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है और ये आपका असम है, ठीक है। तो ये है सारे क्या है? ये हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स। कौन है? तो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स, ठीक है। और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल जो है मिजोरम की राजधानी है। अब बात करें इन चारों स्टेट के मुख्यमंत्री और गवर्नर्स की, तो यहां मैंने दिया है मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा, गवर्नर PS श्रीधरन। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफू रायो और ये हैं RN रवि गवर्नर। मणिपुर के हैं N बिरेन सिंह मुख्यमंत्री, नजमा अब्दुल्ला गवर्नर। मेघालय के कौन है? तो कॉनरेड संगमा मुख्यमंत्री, तथागत राय गवर्नर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द एनर्जी मैन ऑफ इंडिया, सॉरी ऑफ लद्दाख? सो लद्दाख के एनर्जी मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है काचो अहमद खान। किने? तो काचो अहमद खान को जो है, जो कि कैरेडा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। कैरेडा मतलब कि कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या? तो कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और इनको जो है लद्दाख का एनर्जी मैन के रूप में जाना जाता है, काचो अहमद खान को, ठीक है। आगे हमारा अगला है, इकर कैसिलस अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स? सो इकर कैसिलस ने किस खेल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, फुटबॉल। क्या है? तो फुटबॉल। ये रहे आपके इकर कैसिलस, और ये रियल मैड्रिड के क्या थे? ये गोलकीपर थे।
क्या थे, तो रियल मैड्रिड के ये गोलकीपर थे। और ये स्पेन के जो है 2010 में जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, किसने, तो स्पेन ने जो है, जो कि साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, तो स्पेन ने जीता था। तो उस समय ये इकर कैसिलास जो है स्पेनिश टीम के क्या थे, ये कप्तान थे। कौन, तो इकर कैसिलास 2010 में इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन द न्यू अनवील्ड मैप ऑफ पाकिस्तान विच टू टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज शोन एज पार्ट ऑफ इट। सो पाकिस्तान के नए अनावरण मानचित्र में भारत के किन दो क्षेत्रों को इसके भाग के रूप में दिखाया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। कहने का मतलब जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़। तो यहाँ मैप को देखिए, तो ये रहा आपका मैप। ये देखिए यहाँ तक जो है पाकिस्तान ने अपनी बाउंड्री दिखाई है, ठीक है। कहाँ तक, ये देख सकते हैं, ये बढ़ा के, ठीक है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर। अब इसने इसमें कहाँ इंक्लूड नहीं किया है, इस एरिया को नहीं इंक्लूड किया है जो कि चाइना के अधीन है और जो उसने चाइना को दे दिया था। तो ये अक्साई चीन का पार्ट है और ये जो है पाकिस्तान ने चाइना को जो सीड किया था। और ये जो है पूरा क्या कह रहा है कि ये हमारी टेरिटरी है, पूरा जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान अपनी टेरिटरी बना रहा है। और जो जम्मू एंड कश्मीर जो भारत के इसमें है उसको क्या किया, लिखा है कि इंडिया इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी, यानी कि भारत ने उस जम्मू एंड कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई किया है। इसके अलावा जो है ये आपका सर क्रीक लाइन है। ये सर क्रीक लाइन क्या है, ये आपका क्या है कि ये भी बाउंड्री फॉर्म करता है। ये आपका एक क्रीक है जो रन ऑफ कच्छ में है, इसको भी पाकिस्तान अपना बोल रहा है। और तीसरा जूनागढ़ एंड मानवादार। तो जूनागढ़ ये आपका गुजरात में है, जो कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो विलय की नीति थी उससे इन तीनों नवाबों ने जो है मना किया था। और इसके लिए क्या किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आयरन पॉलिसी अपना के जो जूनागढ़ का नवाब था उसने बाद में इंडिया में जो है आने के लिए स्वीकृति भरी थी। जम्मू एंड कश्मीर का हमें स्टेटस पता है, वो काफ़ी लंबा है। हैदराबाद का भी स्टेटस हमको पता है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये तीनों की कहानी जाननी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये कहानी अगर मैं यहाँ कहने जाऊँगा तो आपका और 1 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम अलकाजी पास्ड अवे एट 94, ही वॉज रिनोन्ड। सो इब्राहिम अलकाजी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध क्या थे, तो प्रसिद्ध थिएटर पर्सनालिटी थे, यानी कि रंगमंच के व्यक्तित्व थे। और ये रहे आपके इब्राहिम अलकाजी। और इन्होंने जैसे धर्मवीर भारती की अंधा युग, गिरीश कर्नाड का जो है आपका औरंगजेब, ठीक है। सो धर्मवीर भारती का क्या, तो आपका अंधा युग, और गिरीश कर्नाड का औरंगजेब, उन जैसे प्लेस को जो है इन्होंने जो है रूपांतरण किया। और ये एनएसडी के जब अध्यक्ष बने उसके बाद जो है एनएसडी के अंदर जो मॉडर्निज्म आया वो जो है इब्राहिम अलकाजी ही लेकर आए थे, ठीक है। तो इनका 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ओके, आगे। How many Indian children has blood lead levels at or above 5 milligrams per deciliter as per a UNICEF report? So UNICEF की रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय बच्चों के रक्त में लेड का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक है? तो कितने, तो 275 मिलियन बच्चों में जो है ब्लड के अंदर जो लेड की मात्रा है वो आपका 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है। और ये खतरे के निशान से काफी ऊपर है। और अगर हम बात करें तो ये क्या है, यानी कि 3 में से 1 बच्चे के अंदर जो है लेड की मात्रा 5 डेसीलीटर से ज्यादा, 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है क्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। और ये चिंता का सबब भी है। अब यूनिसेफ रिपोर्ट कौन सी है, तो ये है आपका यूनिसेफ रिपोर्ट का नाम है टॉक्सिक ट्रुथ। क्या नाम है यूनिसेफ रिपोर्ट का, टॉक्सिक ट्रुथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ 6-member कमिटी टू स्टडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो किस राज्य सरकार ने एनईपी 2020 का अध्ययन करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, वेस्ट बंगाल। किसने किया है, वेस्ट बंगाल ने। आगे 42, which city has become the first in India to get traffic signal lights with female figures? तो ट्रैफिक सिग्नल लाइट पर महिला की चित्र दिखाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो आपका डी करेक्ट ऑप्शन है मुंबई। कौन, तो मुंबई, ठीक है। अगला
सो नरसही विलेज इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड विच अदर नेबरिंग नेशन। तो नरसी भारत और किस अन्य पड़ोसी राष्ट्र के बीच में विवाद है। सो नरसही गांव जो है ये आपका नेपाल और भारत के बीच में जो है ये आपका विवाद है। और नेपाल और भारत के बीच की अगर बात करें तो ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपकी गंडक नदी है। क्या है, ये आपकी गंडक नदी है। अब गंडक नदी के जो राइट में है, ठीक है, जो राइट में है वो आपका नेपाल में जाता है और जो आपका लेफ्ट में है वो आपका इंडियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये आपका किससे निर्धारित हुआ था, ये आपका जो है यहां पे लिख देता हूं, ये 1816 की सगौली ट्रीटी से निर्धारित हुआ था कि जो गंडक नदी का जो राइट बैंक है वो आपका हो जाएगा नेपाल की टेरिटरी और जो गंडक नदी का जो लेफ्ट बैंक है वो हो जाएगा इंडिया की टेरिटरी। और इसी पॉइंट पे जो है क्या है आपका, इसी पॉइंट पे है नरसही विलेज। ठीक है, ये आपका बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किसके, तो नरसही विलेज बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहीं पे आपका क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है। क्या है आपका, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब भारत और नेपाल के बीच में जो बिहार में बॉर्डर बनता है वो कितने किलोमीटर की है, वो आपका 800 किलोमीटर का है। कितना, तो 800 किलोमीटर का है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जो गंडक नदी है वो नेपाल में किस नाम से जानी जाती है, नेपाल में वो नारायणी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, तो आपका नारायणी के नाम से जानी जाती है, या फिर इसको सप्त गंडकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्त गंडकी भी कहते हैं। और ये जब भारत में एंटर करती है गंडक नदी तो ये जो है 300 किलोमीटर का जर्नी जो है ट्रैवल करती है और पटना में जाके गंगा में विलय हो जाती है। कहां, तो पटना में जाके गंगा में इसका विलय हो जाता है। अब ये जो है नेपाल ने, अब ये न्यूज में क्यों था, मैंने क्यों ये नरसही विलेज के बारे में पूछा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि नरसही विलेज पे नेपाल क्या कर रहा है कि उसके पास में एक हेलीपैड बना रहा है। क्या बना रहा है, एक हेलीपैड बना रहा है, जो कि एक क्या है कि एक चिंता का विषय है भारत के लिए भी। और क्यों, क्योंकि नेपाल जो है पिछले कुछ महीनों से क्या कर रहा है कि अपनी टेरिटरी को जो है बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है और भारत की टेरिटरी को इंक्रोच कर कर जो है क्या कर रहा है कि उसने अपना एक नया पॉलिटिकल मैप बनाया है और जो वो कह रहा है कि यूएन में भेजेगा उसको, क्या कि दिखाने के लिए कि नेपाल का जो नया रिवाइज्ड मैप है उसमें आपका क्या है, लिपू लेक है, लिपू दरिया है और आपका जो है काला पानी है। कौन कौन सा है, लिपू लेक, लिपू दरिया और आपका काला पानी। और वो कहाँ है, ये वो आपका वो तीनों यहाँ है काली नदी के बगल में। और ये भी काली नदी जो है 1816 की सगौली ट्रीटी के हिसाब से बाउंड्री माना गया था। ये है आपका उत्तराखंड और ये है आपका नेपाल। सो लिपू लेक, काला पानी और लिपू दरिया, ठीक है, ये तीनों जो है नेपाल ने अपने रिवाइज्ड पॉलिटिकल मैप में दिखाया है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिंगर एरिया इन न्यूज रिसेंटली इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड। सो फिंगर एरिया भारत और डैश के बीच में विवादित बॉर्डर पोस्ट है। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन सी, चाइना। किसके बीच में है, चाइना और भारत के बीच में फिंगर एरिया। अब ये फिंगर एरिया क्या है, तो ये आप ये देख रहे हैं आप, ये जो 8 जो क्लिफ हैं यानी कि फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 और फिंगर 8। ठीक है, सो ये 8 जो फिंगर क्या है ये बेसिकली माउंटेन के क्लिफ्स हैं। और ये जो है आपका क्या है कि इसके बीच में जो है आपका ये जो देख रहे हैं ये क्या है, पोंगसो लेक है। क्या है, पोंगसो लेक है। और यहीं पे जो है भारत बोलता है कि 8वें रिज तक यानी कि फिंगर 8 तक जो है भारत की टेरिटरी है और चाइना बोलता है कि नहीं, हमारी टेरिटरी फिंगर 4 तक है। तो चाइना जो है चाह रहा है क्या कि 8 किलोमीटर तक जो है हमारी टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी को जो है हड़पना चाह रहा है। और ऐसा क्यों, क्योंकि हालांकि इसका जो आपका पोंगसोंग लेक है इसका कोई स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन क्या है कि यहां से आप देखिए कि यहां से अगर सीधे नीचे आते हैं तो चुसुल पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, चुसुल पहुंच जाते हैं, जो कि आपका 1962 का एक फ्लैश पॉइंट था। 1962 में जब भारत और चाइना के बीच में वॉर हुआ था तो ये चुसुल ही था। और इस दौरान जो है मेजर सहतान सिंह और मेजर धन सिंह थापा ने जो है काफी बहादुरी से चुसुल का डिफेंड किया था और इनको परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। कौन कौन, मेजर सहतान सिंह और मेजर धन सिंह थापा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ये मैंने दिया है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा 44वां क्वेश्चन है, टू विच साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ कार्गो फ्रॉम चाहबार पोर्ट लेफ्ट। तो चाहबार बंदरगाह से कार्गो की पहली खेप किस दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र को भेजी गई। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, थाईलैंड, और ये बैंकॉक को जाएगा। ये मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट से, यानी कि पहले यहां से और फिर जेएनपीटी पोर्ट आएगा और फिर जो है बैंकॉक जाएगा। ये है आपका चाहबार पोर्ट, ठीक है। और जब ये जो चाहबार पोर्ट है, इसके लिए भारत, अफगानिस्तान और ईरान ने ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट 2016 में साइन किया था एज अ ट्रेड ट्रांजिट हब, ठीक है। और ये जो है ईरान का तीसरा ट्रेड हब बनेगा, किसके बाद, बंदर अब्बास और इमाम खोमनी पोर्ट के बाद। तो ये रहा आपका इमाम खोमनी पोर्ट और यहां पे है आपका बंदर अब्बास। ये दोनों ही काफी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ठीक है। और अगर चाहबार पोर्ट की बात करें तो चाहबार पोर्ट से क्या होगा कि भारत को सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान का सीधा कनेक्शन मिल जा रहा है, क्योंकि आपका चाहबार पोर्ट से जो है जहादान तक एक आपका रेलवे रूट बनाया जा रहा है और फिर यहां से जरंज और जरंज से देलाराम जो है ये रोड बनेगा, ठीक है। सॉरी, आपका फिर जहादान से जरंज जो है ये भी आपका रेलवे रूट है और जरंज से देलाराम जो है ये रोड है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि भारत कोई भी सामान जो है चाहबार पोर्ट से अफगानिस्तान को पहुंचा सकेगा, पाकिस्तान को सीधा बाईपास करते हुए, ठीक है। तो इसीलिए इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है चाहबार पोर्ट का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओवर विच रिवर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो यह है आपका डी, चिनाब नदी पर। कहां पे, तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और इसकी जो कुल हाइट होगी कितनी होगी आपकी 359 मीटर्स, कितनी होगी 359 मीटर्स जो है इस ब्रिज की हाइट होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द ग्रैंड टेम्पल ऑफ लॉर्ड राम्स मदर माता कौशल्या बिल्ट। सो भगवान श्री राम की मां माता कौशल्या का मंदिर कहां बनाया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, रायपुर। कहां, तो बी, रायपुर। और अगर एग्जैक्ट बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो छत्तीसगढ़ में चंद्रखुरी में जो है, जो कि माना जाता है कि श्री राम की मां माता कौशल्या की जन्मभूमि है, तो यहां पर जो है बनाया जाएगा चंद्रखुरी में ग्रैंड टेम्पल, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो हम यहाँ पे रूट दिखा रहे हैं, सीतामढ़ी हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंद्ररुखी, राजिम, सिहावा, सप्त ऋषि आश्रम, जगदलपुर, रामाराम। तो ये जो 9 जो जगह मैंने बताए हैं ये क्या है, ऐसा मानते हैं कि श्री राम जी ने साउथ इंडिया में जाने के लिए इसी मार्ग को लक्ष्मण के साथ जो है पार किया था, इसी मार्ग को यूज करते हुए श्री राम जी ने पार किया था। और इसी जो है रूट को जो है डेवलप किया जाएगा और इसमें चंद्रखुरी में माता कौशल्या का ग्रैंड टेम्पल जो है भूपेश बघेल की सरकार बनाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हैज बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड। सो किस वर्ग को शामिल करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रोफेशनल्स, यानी कि सीए, डॉक्टर्स, ये सब जो है इसमें इंक्लूड किए जा सकेंगे। और ये जो है रुपए 3 लाख करोड़ का स्कीम है। कितना, तो 3 लाख करोड़ का स्कीम है जिसके तहत एमएसएमईज को मदद की जाएगी और अब प्रोफेशनल्स को भी की जाएगी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, एज पर डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 इंडिया सीक्स टू अचीव एक्सपोर्ट ऑफ ₹35,000 करोड़ इन एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज बाय विच ईयर। सो रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 के मसौदे के अनुसार भारत किस वर्ष तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं को सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात हासिल करना चाहता है। तो कब तक, तो सी 2025 तक। कब तक, तो सी 2025 तक। और 2025 तक ₹1,75,000 करोड़ जो है, 1,75,000 करोड़ जो है क्या है, डिफेंस प्रोडक्शन के जरिए कमाना चाहता है। ये कौन, तो आपका ये जो पॉलिसी है, कौन सा, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020, ठीक है। चलिए अब अंतिम क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है, क्या है कि ई विन वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। सो ई विन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और ई विन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलेक्चुअल नेटवर्क। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलेक्चुअल नेटवर्क,
ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसके तहत क्या है कि देश भर में जो है क्या किए गए हैं कि देश भर में कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, तो जिसके तहत यहाँ पे वैक्सीन क्या है कि वैक्सीन को स्टोर किया जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से वैक्सीन का जो है क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पे आपका वैक्सीन को स्टोर किया जा रहा है और प्लस जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये जो इवेंट है कोविड-19 के दौरान जो है इसका काफी फायदा पहुंचा है पूरे देश भर में वैक्सीन पहुंचाने के लिए। तो क्या है आपका ये ई-विन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलेक्चुअल नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है आज का वीकली करंट अफेयर शो समाप्त होता है। आप लोगों को हमारा करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जी हाँ, पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।